हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज से हम इंग्लिश में आंसर राइटिंग की एक लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर हम डायरेक्टिव वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये डायरेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं। देखिए, जितने भी रिटन एग्जाम्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग आंसर लिखते हैं, ऑलमोस्ट सारे रिटन एग्जाम्स में, चाहे स्कूल के अंदर एग्जाम हो या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जा रहे हो, इंक्लूडिंग यूपीएससी हो गया, जुडिशरी हो गया, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हो गए, एपीओ पीओ के एग्जाम्स हो गए, आपने देखा होगा कि रिटन का एक एग्जाम होता है। जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, एक मेंस होता है, एक इंटरव्यू होता है। तो मेंस आपने देखा होगा रिटन होता होगा। तो चाहे उसकी बात हम लोग कर ले, आप देखते होंगे कि क्वेश्चन के अंदर हमेशा एक डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं। एक बहुत बड़ी वजह है कि स्टूडेंट अच्छा आंसर नहीं लिख पाते हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर नहीं लिख पाते, क्योंकि पता ही नहीं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है, चाहे क्वेश्चन में व्हाट, डिफाइन, क्रिटिकली एग्जामिन, कोई भी चीज एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, कुछ भी पूछा गया है, एक ही बात लिख देते हैं वो। तो हमें ध्यान रखना है कि क्या ऐसी वजह है जिस वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो आज इन्हीं डायरेक्टिव वर्ड्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे आप देखेंगे कहीं पे लिख के आता होगा डिफाइन फोटोसिंथेसिस, डिफाइन सेल्स, या डिफाइन डाइंग डिक्लेरेशन, या डिफाइन मर्डर। उसी तरीके से व्हाट इज मर्डर, व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज ब्लड। क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो डिफाइन अगर पूछा गया तो क्या लिखे, कितना लिखे। व्हाट इज पूछा गया है, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश, डिस्कस, एग्जामिन, इवैल्यूएट, क्रिटिकली एग्जामिन, एनालाइज, क्या क्या लिखना है इसके अंदर। इसकी लेक्चर सीरीज देखिए, आप अच्छा आंसर तभी लिख पाओगे ना जब आपके आंसर में आपको पता होगा कि लिखना क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो इनसे ही हमें पता चलता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, जिस वजह से, जिस हिसाब से हम अपने क्वेश्चन जो आंसर लिखते हैं उसके एक स्ट्रक्चर को सेट कर पाते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले समझेंगे डिफाइन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफाइन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, डायरेक्टिव वर्ड से हमें क्या पता चलता है, आंसर का फॉर्मेट क्या होगा, आंसर कितना डीप होना चाहिए, सिर्फ मीनिंग लिखना है या एक्सप्लेन भी एक्सप्लेनेशन भी देना है, कंपैरिजन करना है या क्रिटिसिज्म देना है, ये सारी चीजें पता चलती है। तो यहां पे इस पीडीएफ में अलग अलग तरीके के जो जो कमांड वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं दिए गए हैं। पीडीएफ आपको मेरे इंग्लिश के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, हम डाल देंगे, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सारे देखिए लिखे हुए हैं। आज जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे डिफाइन को। अब डिफाइन का रूल बड़ा ही सीधा है और सिंपल है, सबसे आसान और सबसे सीधा रूल है डिफाइन का। आइए हम लोग पहले चलते हैं बोर्ड में और समझते हैं कि डिफाइन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, अगर अगर क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए कि क्वेश्चन के अंदर डिफाइन की अगर मांग है, यानी क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट है और बोला गया है डिफाइन करने के लिए, तो देख लीजिए डिफाइन का जो रूल है, अगर क्वेश्चन में डिफाइन पूछा गया है तो डिफाइन का रूल जो होता है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। डिफाइन का मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। स्ट्रिक्ट रूल का मतलब आपको इसके अंदर बहुत लिमिटेड चीजें बतानी है, बहुत एग्जैक्ट चीजें बतानी है, बहुत ही प्रिसाइज और कंसाइज चीजें बतानी है। तो स्ट्रिक्ट का मतलब क्या हो गया कि आपको चीजें एग्जैक्ट बतानी है, आपको चीजें कंसाइज करनी है, आपको चीजें प्रिसाइजली बतानी है। बात समझ में आ गई? तो अगर आपसे कोई चीज पूछी गई है कि इसको डिफाइन करो, तो आप क्या करोगे? अगर उसकी कोई डेफिनेशन है, उस पॉइंट की या उस टॉपिक की अगर कोई डेफिनेशन है, तो एग्जैक्टली आप अपनी डेफिनेशन देंगे जो उसमें दी गई है। अगर कोई डेफिनेशन आपने पढ़ी है किसी टॉपिक की, तो जो डेफिनेशन दी गई है आपको उसी डेफिनेशन को कोट करना है। आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें चीजों को रटना पड़ेगा। बात ध्यान में रखिए, आपको इसे रटना पड़ेगा। अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो देखिए इसमें क्या दिक्कत आ जाएगी। अगर डिफाइन करने पे आपने अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया तो इसमें दिक्कत क्या आ जाएगी, आपसे की टर्म्स मिस हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स मिस हो जाएंगे, मेन टर्म्स मिस हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा आपने अच्छे से डिफाइन किया, अभी एग्जांपल देंगे हम आपको लगेगा आपने अच्छे से डिफाइन किया, लेकिन वो चीज जो होगी वो प्रॉपर और कंप्लीट नहीं होगी। तो इसलिए अगर उसकी कोई डेफिनेशन आपने पढ़ी है बुक के अंदर, तो डेफिनेशन को लिखिए, आपको रटना पड़ेगा वो डेफिनेशन, और इसके अंदर आपको अपने वर्ड्स, एग्जाम्पल, केस लॉज अपने से नहीं देना जब तक कि क्वेश्चन में ना मांग की गई हो।
ठीक, पहली चीज डेफिनेशन से रिलेटेड। अब देखिए ये जो डेफिनेशन की चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम के क्वेश्चन में, आमतौर पे ये जो डेफिनेशन है जब डिफाइन करने के लिए पूछते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये लोग कहते हैं डिफाइन करने के लिए, अगर ये डिफाइन करने के लिए कहते हैं तो आमतौर पे जो क्वेश्चन पूछते हैं ये क्वेश्चन कम मार्क्स का पूछेंगे, जैसे 2, 3, 5। ये अकेले अगर किसी भी पॉइंट को, किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड को अगर डिफाइन करने को बोलते हैं तो ये आमतौर पे कम मार्क्स का होता है। ये ज्यादा मार्क्स का तब पूछा जाएगा जब डिफाइन के साथ भी कुछ चीजें इसके अंदर ऐड कर देंगे क्वेश्चन के अंदर, तब ये ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये हो गए डिफाइन से रिलेटेड कुछ रूल्स। आइए अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स और कैसे लिखते हैं हम लोग। देखिए तो इसके अंदर प्रिसाइज, एग्जैक्ट और कंसाइज स्टेटमेंट दिया जाता है। इसके अंदर हमें अननेसेसरी हमें इसके अंदर कोई अपने मर्जी से एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशन, केस लॉस नहीं देना होता है, अनलेस की क्वेश्चन के अंदर डिमांड हो। तो इस बात को ध्यान रखिए। आपको लगेगा कि अरे बस इतना ही सा लिखना है, हाँ पहले समझ लीजिएगा कि इसके अंदर क्वेश्चन की डिमांड है कि नहीं। अभी कुछ चीजें इससे रिलेटेड रूल्स और भी आपको समझाते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन प्राइम नंबर, तो जो डेफिनेशन होगी, अगर मान लीजिए कि कोई डेफिनेशन है तो हम उसी डेफिनेशन को कोट कर देंगे कि डिफाइन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है, हमने प्राइम नंबर के बारे में बता दिया। अब अननेसेसरी हम इसके अंदर इसके एसेंशियल्स, इसका स्कोप, ये चीजें नहीं लिखना है इसके अंदर, याद रखिएगा। एसेंशियल्स, इसके स्कोप आमतौर पर इसके अंदर नहीं लिखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कॉमर्स में या लॉ में अगर क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, काफी कॉमन है, आपके बीकॉम में भी होगा, आपने 12th वगैरह में भी अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट को पूछा जाता है, पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट और प्लस लॉ में भी है ये। अगर क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, तो अब डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो स्पेसिफिकली डिफाइंड है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, वो तो स्पेसिफिकली डिफाइन है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आइडियल आंसर क्या होगा, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो डिफिनेशन होगी हम डिफिनेशन कोड कर देंगे। अब इसके अंदर पूछा गया डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे सेक्शन 2H में जो डिफिनेशन दी गई है हमने कोड कर दिया, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब देखिए फिर स्पेसिफिक लीगल टर्म्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब ये कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दे आर नॉट सेम थिंग, ये सेम चीज नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी आगे पीछे लैंग्वेज को कर दिया, गलत हो गई आपकी मीनिंग, यानी जो डेफिनेशन है पूरी गलत हो गई आपकी। तो इसलिए आपको क्या करना है, एग्जैक्ट डेफिनेशन दीजिए। अगर कोई स्टैट्यूटरी और कहीं डेफिनेशन दिया है बेयर एक्ट में तो उस डेफिनेशन को दीजिए, ठीक है। अगर किसी एक्सपर्ट ने, ज्यूरिस्ट ने, किसी स्कॉलर ने डिफाइन करा, आप उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। अब देखिए यहां पे लेकिन लिखा हुआ है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट। तो आप पूछोगे सर यहां पे एसेंशियल्स क्यों दिया है। देखिए कई बार हमें एक आंसर लिखने के साथ उसके साथ जस्टिस भी करना होता है। हमें देखना होता है कि भाई इन्होंने टाइम तो हमें दिया हुआ है 3 घंटा, क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ हमें डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम इतना छोटा छोटा लिखेंगे तो आखिरी में चल के मेरे पास तो 1.5-2 घंटा बचा रहेगा, इतना छोटा छोटा लिखेंगे। तो इससे पता चला कि टाइम को ध्यान में रखते हुए, मार्क्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम इतना सा लिखेंगे तो ये जस्टिस नहीं हो पाएगा आंसर के साथ। तो 5 नंबर का अगर क्वेश्चन होगा तो मुझे लगता है 1 ही नंबर मिलेगा। तो इसलिए आंसर के साथ जस्टिस करने के लिए हम यहां पे क्या कर देंगे, इसके अंदर कुछ एसेंशियल्स भी ऐड कर देंगे। लेकिन ये एसेंशियल्स कंपलसरी नहीं है। लेकिन क्यों कंपलसरी हो जाएगा, अब अगर यही क्वेश्चन डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पूछा होता 1 नंबर का, 1 नंबर का कैसे पूछते हैं ये भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कभी कभार ये लोग 1 नंबर का भी पूछ लेते हैं। जैसे उन्होंने बोल दिया कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ऐसे बोल दिया कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है, ऐसे बोल दिया उन्होंने डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स करके, और इसका बता दिया कि इसके टोटल 5 मार्क्स का ही है, ठीक है। अब 5 मार्क्स का है और 5 चीजें इन्होंने पूछ लिया। जैसे कि बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करो, जैसे बोल दिया इन्होंने अग्रीमेंट को डिफाइन करो, ठीक है, जैसे इन्होंने बोल दिया कि कंसिडरेशन को डिफाइन करो, ठीक है। तो इसी तरीके से मान लीजिए इन्होंने चौथा और पांचवा 5 पॉइंट्स दे दिए, इसके 5 मार्क्स हैं तो सब 1-1 मार्क का है। तो सिर्फ क्या लिखेंगे, डायरेक्ट जो डेफिनेशन दी गई है इसकी सिर्फ और सिर्फ वही लिखेंगे। समझ में आ गया। तो यहां पे एसेंशियल्स क्यों लिखा जा रहा है, आपको क्लैरिटी आ गई होगी इसमें क्यों एसेंशियल्स लिखा जा रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो अगर 5 नंबर का पूछा गया है तो हमें लगेगा कि ये आंसर कॉपी के साथ जस्टिस नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब
एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि सर अगर जैसे कि हम आंसर लिख रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, तो हम इसको कैसे लिखना शुरू करें? आप ऐसे भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H या एज पर सेक्शन 2H। कोशिश करिए कि जो सेक्शन नंबर है शुरू में ही लिख दीजिए, ठीक। और जो लीगल टर्म्स हो या की टर्म्स हो उस पर अंडरलाइन कर दीजिए। अब जैसे ये एक रियल एग्जांपल है, ये क्वेश्चन एक पूछा गया है आरजेएस 1991 1994 में। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफाइन मर्डर। अब मर्डर की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। मर्डर की जो लैंग्वेज है, जिस तरह से मर्डर डिफाइन किया गया है, वो इतनी टेक्निकल और लीगल लैंग्वेज है कि जरा सा भी आपने वर्ड्स आगे पीछे करे या जरा सा वर्ड चेंज हुए, उसकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। कहां पे इंटेंशन और कहां पे नॉलेज का इस्तेमाल होना है, कहां पे लाइकली टू कॉज डेथ लिखा हुआ है और कहां पे लिखा हुआ, क्योंकि उससे पैरामीटर सेट होता है, जान जाने की चांसेस कितने ज्यादा है। तो इसने क्या बोला है, डिफाइंड मर्डर। तो क्या होगा हमारा आइडियल आंसर, एज पर सेक्शन, जैसे पहले सेक्शन 300 आईपीसी में डिफाइन थी मर्डर, तो एज पर सेक्शन 300 जो डेफिनेशन दी गई है लिख दो। अगर आपने आपने जो डेफिनेशन दी गई है लिख दिया है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, मान लिया जाएगा, एक्सेप्टेबल है, लेकिन मार्क्स कम हो जाएंगे आपके, क्योंकि आप वो लीगल टर्म्स और की टर्म्स नहीं ला पाओगे इसकी डेफिनेशन के अंदर। समझ में आ गया आपको? तो जो डेफिनेशन दी गई है वो लिख दिया, इतना हो गया काम खत्म। दूसरा, इसके अंदर देखिए हमने आपको क्या बताया था कि आमतौर पर ये कम मार्क्स का पूछेंगे, ज्यादा तभी पूछेंगे जब इसके अंदर कोई चीज जोड़ा गया है। तो देखिए एक चीज जोड़ दिया गया, इज देयर एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल बाय डेथ पेनल्टी ओनली। अब ये एक अलग सा पार्ट जोड़ दिया गया, डिफाइन करा मर्डर को, उसके बाद इस पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कोई ऐसा ऑफेंस भी है आईपीसी के अंदर जिसके अंदर सिर्फ डेथ सेंटेंस दी गई है। तो अब उसको जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। अब आप उसमें अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा गया, यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक कमांड नहीं है कि उसको एग्जैक्ट ऐसे वर्ड्स में लिखो या एग्जैक्ट उस केस लॉ के मुताबिक लिखो, ऐसा कुछ नहीं लिखा। डिस्कस करो तो आप बता दीजिए कि भाई ऐसा कोई ऑफेंस नहीं है, क्योंकि हमेशा लाइफ इंप्रिजनमेंट ऑल्टरनेट में रखी जाती है। एक केस था पहले, सेक्शन 303 था आईपीसी का, जिसको बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। समझ आ गया अब आपको? देखिए उसी तरह से करा गया, पहले मर्डर को डिफाइन किया गया है, फिर उस जो दूसरा पार्ट है उसको डिस्कस किया गया है। कितनी आसानी से आप कर सकते हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए इसमें दिया गया है कि एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है उसको लिखना सही है और सबसे सेफ है। अपने आप से अगर आपने लिखा की टर्म्स मिस हो जाएंगे, आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि देखिए, अब इसमें दो चीजों को डिफाइन करने के लिए बोला गया है। अब फिर आप कंफ्यूज होंगे, ये एक चीज तो समझ में आ गई, दो चीजें कैसे है। देखिए डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश पहले बोल दिया गया, किसमें, हर्ट एंड ग्रीवस हर्ट, कि डिफाइन और डिस्टिंग्विश करो हर्ट और ग्रीवस हर्ट को। तो पहले क्या चीज बोल रहा है, डिफाइन। तो डिफाइन के अंदर क्या बताया हमने, एग्जैक्ट रूल, स्ट्रिक्ट रूल, डायरेक्ट डेफिनेशन, स्टैट्यूटरी की डेफिनेशन, सेक्शन के मुताबिक, खत्म। तो पहले क्या लिखा, डेफिनेशन लिख दी हर्ट की, क्योंकि दोनों चीजों की डेफिनेशन बोल रहा है। डेफिनेशन दिया हर्ट की, फिर उसके बाद डेफिनेशन दे दिया ग्रीवस हर्ट की, हो गई खत्म। पहले हमने इनकी डेफिनेशन दे दिया। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इसके अंदर कि इनको डिस्टिंग्विश करो। अब डिस्टिंग्विश करना, अब साफ तो समझ में आ गया, डेफिनेशन तो लिख दी, अब डिस्टिंग्विश करना। डिस्टिंग्विश करने के लिए बेहतर हमें प्रेफर करना चाहिए कि अगर हम चार्ट बना सकते हैं, अगर हम मान लीजिए कि ये एक वो तैयार कर सकते हैं, जैसे कि एक चार्ट तैयार करके कि हर्ट और ग्रीवस हर्ट में बेसिक डिस्टिंक्शन क्या है, इनका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, ये ज्यादा प्रिफर्ड है। अगर आपको लगता है टाइम कम है तो फिर आप पॉइंट नंबर 1 डाल के लीजिए, पॉइंट नंबर 1 उसमें हर्ट और ग्रीवस हर्ट दोनों को एड्रेस कर दीजिए। तो ये कुछ आपको रूल समझ में आए होंगे डिफाइन से रिलेटेड। अब एक चीज और समझ लेते हैं। अब आपने कह दिया सर ये तो समझ में आ गया कि डिफाइन में ऐसे लिखना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है सर कि डिफाइन ना देके ये लोग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं व्हाट इज। तो फिर क्या लिखना है, अगर मान लीजिए कि पूछा गया डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट या पूछ लिया गया व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, तब हम क्या लिखेंगे। तो देखिए इन दोनों में ऑलमोस्ट सेम चीजें लिखनी है, सेम पैटर्न होगा, ठीक है, दोनों में सेम चीजें लिखनी। बस इसके अंदर थोड़ी सी चीजें, थोड़ा सा इसके अंदर टेक्निकल डिफरेंस समझिएगा। इसमें आप समझ गए, जितना एग्जैक्ट लिखोगे उतना अच्छा। इसके अंदर क्या है कि ये पूछ रहा है क्या है, जैसे हमने आपसे कहा डिफाइन करो कॉन्ट्रैक्ट, तो आप क्या कहोगे, सर देखिए एज पर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आप जो उसकी डिफिनेशन है वो आप पढ़ना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर हम कहेंगे व्हाट इज, तो आप थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में बताओगे, सर देखिए एक्चुअली होता क्या है, ऐसे बोलोगे ना।
तो व्हाट इज में डिफिनेशन तो आप दोगे जैसे इसकी तरीके है, लेकिन व्हाट इज में आप थोड़ी अपनी लैंग्वेज डाल सकते हो। ये बहुत स्ट्रिक्ट है, हमने अभी आपको बताया था ये ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ये लेस स्ट्रिक्ट है, ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। प्लस डिफिनेशन के साथ साथ इसमें हमने आपको बताया था आमतौर पर कुछ नहीं लिखा जाता है जब तक कि या तो क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का ना हो या तो क्वेश्चन में पूछा ना गया हो। अगर ज्यादा मार्क्स का होगा, टाइम ज्यादा होगा, तो भाई हम जस्टिस करेंगे, फिर हम एसेंशियल्स लिख देंगे उसके अंदर, वो भी बुलेट पॉइंट्स में एसेंशियल्स लिखेंगे। व्हाट इज अगर आप पूछ रहा है तो इसके अंदर थोड़ी और डिटेल्स डाल देंगे कि जैसे कि कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया या कुछ इसके अंदर इलस्ट्रेशन खुद से बना दिया, क्योंकि हमें इसमें सामने वाले को बताना है कि एक्चुअली में होती क्या चीज़ है। तो हम एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर क्या डिफाइन वाले सेक्शन के अंदर हम इलस्ट्रेशन नहीं इस्तेमाल कर सकते? देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे अगर हम लोग लॉ के अंदर बात करें तो लॉ में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो डिफाइन होते हैं, उसी के अंदर एक्सप्लेनेशंस और इलस्ट्रेशंस जो होते हैं वो उसी के अंदर अपेंडेड होते हैं, जुड़े होते हैं इलस्ट्रेशंस, तो फिर वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशंस लिखना होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम लोग डिफाइन क्यों इस्तेमाल करते हैं। यानी जब डिफाइन अगर बोला गया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है? एग्जैक्ट डिफिनेशन, जो भी एग्जैक्ट डिफिनेशन है वो लिखना है। नो एक्सप्लेनेशंस, नो एक्सप्लेनेशंस unless asked in the question। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तब आप लिखिए एग्जैक्ट डिफिनेशन, आपको लिखना है। एग्जैक्ट डिफिनेशन को आपको डिफिनेशन जब डिफाइन करने के लिए पूछा गया है उसके साथ साथ ये बिल्कुल मिलता जुलता है व्हाट इज के तरह, वो आपको समझ में आ गया है। तो इस तरीके से हमें डिफाइन के जो डायरेक्शन वाले वर्ड्स हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको ऐसे अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने आंसर को जो है फ्रेम कर पाओगे। आई होप कि आपको काफी क्लैरिटी आई होगी। और आपको बताते चले हमारा इंग्लिश का कोर्स शुरू हो चुका है, हमारी इंग्लिश की क्लासेस चल रही है जिसके अंदर हम लोग बेसिक इंग्लिश सिखाएंगे, ग्रामर सिखाएंगे, प्रोपोजिशंस वगैरह, आंसर लिखने का तरीका, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर सिखाई जाएंगी। हमारा 6 मंथ्स का कोर्स है। ज़्यादा डिटेल जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर और लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।